हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कौटिल्य एकेडमी इंदौर में आप सबका स्वागत है। मैं दर्शित जैन। हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। हमने एक टॉपिक यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक लिया भी था, नेशनल इनकम, और उसके बारे में हमने कुछ बातें भी की थी कि व्हाट इज नेशनल इनकम, हाउ डज इट वर्क, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स डू वी स्टडी, डू वी रीड इन द नेशनल इनकम फिनोमेना, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स वी हैव रीड अबाउट। एंड उसके बाद में फिर हमारी बात हुई थी कि हमने इसमें से नेशनल इनकम किसे बोलेंगे एज एन फॉर्मूला। जब हमारी बात चल रही थी वहां पे, तो हमने कहा था कि हमारे पास में एक टर्म विच विल बी बेसिकली द एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट की बात हुई थी हमारी कि एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट क्या होगा। तो एनएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, इसकी हमने बात की थी। एनएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। एनएनपी एफसी क्या था? नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमने इसका नाम क्या देखा था? ये था हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एफसी का मतलब हमने देखा था फैक्टर कॉस्ट। और एमपी की बात हम कर रहे थे मार्केट प्राइस को लेकर। समझना सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब हम वो बात निकाल रहे हैं, हमें वो जानना है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनने में कितना हमारा अमाउंट लगा है, कितना हमने इन्वेस्टमेंट डाला है उसके अंदर, प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी कितनी रही है, फैक्ट्री कॉस्ट उसकी कितनी रही है। तो उस फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में यहां पर बात होती है। तो उसमें हमें क्या करना है, सिंपल, कि जो हमारी मार्केट प्राइस है, उस मार्केट प्राइस से जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस आए थे, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने नाम दिया था यहां पर जीएसटी, और उनको माइनस करके और सब्सिडी को ऐड कर दिया था। लास्ट हमने इसी पे बात की थी। हमने एज एन एग्जांपल भी समझा था कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इतना है तो उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडीज को, इनको अगर थोड़ा सा सेटलमेंट कर दें, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने का और सब्सिडी को ऐड करने का, तो हमें उस प्रोडक्ट की एफसी मिल जाएगी। और इसी एफसी को हमने क्या नाम दे दिया था? एफसी इज द नेशनल इनकम। एफसी इज द नेशनल इनकम। इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। जहां कहीं भी हमसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, चाहे वो प्री से रिलेटेड हो या मेन से रिलेटेड हो, तो हमें ये चीज देखनी है यहां पर कि अगर आपका 3 मार्कर अगर किसी इन जनरल बना है और वहां पर अगर हमसे नेशनल इनकम के बारे में पूछा गया, तो अगर हम एनएनपी एफसी वहां पर मेंशन कर देते हैं तो डायरेक्टली हमारा आंसर वहां पर एक लाइन के अंदर, 2 लाइन के अंदर खत्म हो जाएगा, हमें नंबर पूरे मिल जाएंगे वहां पे। वहीं अगर मान लीजिए अगर ये 5 मार्कर के अंदर जाता है, तो फिर हम इसको एक तरीके से क्या करेंगे, फॉर्मूला डेराइव करके कि व्हाट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमने बताया पहले, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहां से निकल कर आया? जीएनपी से निकल कर आया था। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन किया, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकला, उसकी एफसी प्राइस हमने देख ली इस फॉर्मूला के आधार पे। तो इस तरीके से हमें वहां पे नंबर आसानी से मिल सकता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो हमें थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट, इसी के आधार पर हमने बात की थी कि मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम क्या क्या थे। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, 3 मेथड की हमारी बात हुई थी। यहां पर हमने कहा था कि हमारे पास में 3 मेथड होंगे। एक प्रोडक्शन मेथड था, दूसरा इनकम मेथड था, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, देयर आर बेसिकली 3 मेथड। इसी प्रोडक्शन मेथड को हमने नाम दिया था वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड कुछ नहीं है, एक सिंपल, जो इसका नाम लिखा हुआ, इसी नाम से हमको इसको समझना है सिर्फ एक लाइन में, कि प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू है, उस वैल्यू से हमारे पास में जो टोटल इनकम मिल रही है, उस टोटल इनकम को एक तरीके से हमने प्रोडक्शन मेथड ऑफ नेशनल इनकम बोला हुआ है। इन दिस मेथड द नेशनल इनकम इज मेजर्ड as the production of goods and services. In this method,
द नेशनल इनकम इज जनरेटेड या नेशनल इनकम इज एक तरीके से जो हमारे पास में आई है तो प्रोड्यूस्ड गिवन फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहां से हमारे पास में जो भी आया उसको हमने प्रोडक्शन मेथड के अंदर ले दिया। यहां पर सिर्फ एक देखने लायक चीज ये है कि वी ऑलवेज काउंट द वैल्यू ऑफ या काउंट द फाइनल गुड, हमने यहां पर बात भी की थी, वी ऑलवेज काउंट द फाइनल गुड। हम हमेशा कौन से गुड की बात करेंगे? फाइनल गुड्स की बात करेंगे, अंतिम वस्तु की बात करेंगे। अंतिम वस्तु का मतलब रेडी टू यूज। फाइनल गुड जो है ये हमारा, इसको हमने रेडी टू यूज बोल दिया है। ऐसा गुड जो बिल्कुल इस्तेमाल करने लायक स्थिति में हो उसको हम फाइनल गुड कह देते हैं। तो वी ऑलवेज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं करेंगे। यहां पर हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड जो होगा ये काउंट नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड का मतलब जो अंडर प्रोसेस है अभी, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो वर्क इन प्रोग्रेस बोल दीजिए, अंडर प्रोसेस बोल दीजिए, एक ही बात है। यानी कि अभी रेडी टू यूज नहीं हुआ है, प्रोडक्ट एक तरीके से रॉ मटेरियल की कैटेगरी में है, तो हम उस रॉ को कभी भी काउंट नहीं करेंगे। जैसे इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐसा तैयार किया किसी भी तरीके से, लेकिन उसको फुली कंप्लीट नहीं किया, वो अभी तक बेचने योग्य स्थिति में नहीं आया, तो उस केस में वहां पर हम सॉरी तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर वो बेचने योग्य स्थिति में आएगा, फाइनल गुड बनेगा, तब ही हम उसको काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं होएगा। तो अल्टीमेट अगर मान लो मुझे प्रोडक्शन मेथड का यूज करके और अगर नेशनल इनकम को बढ़ाना हो, अगर मैं चाहता हूं कि नेशनल इनकम मेरी प्रोडक्शन मेथड के थ्रू बढ़ जाए, तो मुझे क्या करना होगा? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा। अगर मैंने गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए, फाइनल गुड्स, तो इन फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन से प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड, ठीक है, इसको आप बढ़ा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में इनकम जो होगी वो प्रोडक्शन मेथड के जरिए इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सिंपल इज दैट। ठीक, ध्यान जो रखना है हमें वो ये रखना है, वी आर नॉट काउंटिंग द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड हियर। ठीक है, हियर we can't count the value of intermediate good because this product is work in progress, under processed. So if I count the value of intermediate good, then the total number of valuation will be counted in case of double का केस बन जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक बार तो जब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल में तब काउंट हो जाएगा, एक बार जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया तब काउंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पेन है, हमने कोई पेन बनाया, अगर इस पेन को मुझे मार्केट में सेल करना हो तो मुझे इसके सारे कंपोनेंट्स इसमें चाहिए होंगे। इसकी मुझे इसमें इंक चाहिए होगा, इसकी कैप मुझे चाहिए होगी, तो उसके बाद जाकर निब मुझे, तब जाकर ये पेन अल्टीमेटली एक फाइनल गुड की कैटेगरी में आएगा। यदि अगर मैं इस पेन को बिना इंक के, बिना किसी कैप के मार्केट में अगर सेल करने जाऊं, तो ये मार्केट में सेल नहीं हो सकता, और उसको काउंट भी नहीं कर सकते। काउंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू दो बार काउंट नहीं हो सकती है। एक प्रोडक्ट की वैल्यू एक ही बार काउंट होगी जब नेशनल इनकम की बात होती है। तो दैट्स वाई जब कभी भी हम इसको देखते हैं तो हम साफ साफ लिख देते हैं कि हम इंटरमीडिएट गुड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ फाइनल गुड की बात करेंगे इन केस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास में बनता है इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड में हम क्या बोलते हैं? इन दिस मेथड द नेशनल इनकम इज ऑब्जर्व इज जनरेटेड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मैं बताता हूं आपको कि क्या मतलब हुआ इसका। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज ऑब्जर्व in the form of
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होंगे, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हमें इनकम मिलेगी। हम ये कह रहे हैं कि जो टोटल हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कुछ भी हो उसी पे हमें इनकम मिलेगी। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या हो सकते हैं, तो 4 फैक्टर्स की जनरली बात की जाती है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स जनरली इनकम फैक्टर्स माने जाते हैं। अब ये जो लैंड हमें इनकम किस रूप में देगी, इनकम किस फॉर्म में मिलेगी हमें इसमें, रेंट के फॉर्म में। जो इनकम हमारे पास में आई है वो किस फॉर्म में आई है, रेंट के फॉर्म में। तो रेंट वुड बी द इनकम, ठीक है, रेंट वुड बी द इनकम। लेबर, इनको इनकम किस फॉर्म में मिलेगा, वेजेस, ठीक है, जितना आपने काम किया उस हिसाब से आपको वेजेस, उस हिसाब से आपको सैलरी पेमेंट किया जा रहा है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेजेस। यानी लेबर जो है दे अर्न द वेजेस। कैपिटल, यहां पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट, आपने कोई भी आपके पास में जो कैपिटल थी उसको इन्वेस्ट किया कहीं पे, तो अल्टीमेट उसके ऊपर इनकम के फॉर्म में हमारे पास में क्या आएगा, दैट वुड बी द इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मुझे एज अ इनकम क्या चीज मिलेगी, प्रॉफिट। आई विल गेट द प्रॉफिट हियर, ठीक है, मैं यहां पर बात करूंगा प्रॉफिट की, मुनाफा। तो ये 4 फैक्टर्स और इन 4 फैक्टर्स पर ये इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन 4 को हम जनरली इनकम मान के चलते हैं, यही हमारी इनकम हो जाएंगी, ठीक। उसी के साथ साथ अगर मान लो जैसे हमने इसको बोल दिया ये तो हमारी नेशनल इनकम होगी। अगर मैं यहां पर बात करता हूं ग्रोस नेशनल इनकम की, ग्रोस नेशनल इनकम, ग्रोस मतलब टोटल, ये तो डोमेस्टिक केस में हो गया, रेंट भी हमारा डोमेस्टिक इनकम में आया, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हमारे पास डोमेस्टिक इनकम के रूप में आ गए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी ही कोई इनकम इसी तरीके से अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री से, किसी दूसरे देश से अगर मिलती है, तो वो किस फॉर्मेट में चला जाएगा, जैसे उसमें ग्रोस नेशनल इनकम हम क्या निकालेंगे वहां पर, फिर आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी प्लस एन एफ आई ए, ठीक है। ये इनकम हमारे पास किस फॉर्म में आई, ठीक, प्लस एन एफ आई ए। आर का मतलब रेंट हो गया, डब्ल्यू मतलब वेजेस हो गए, आई मतलब इंटरेस्ट हो गया और पी मींस प्रॉफिट। अब ये जो बच गया वर्ड यहां पर एन एफ आई ए, ये वर्ड क्या कहता है, ये वर्ड कह रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन से मेरे पास में जो भी इनकम आई उसको मैंने नाम दिया यहां पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए। इस एनएफआईए को भी अगर मैं यहां पर इंक्लूड कर देता हूं तो मेरे पास जो इनकम बनेगी वो बनेगी जीएनआई, ग्रोस नेशनल इनकम। इसी ग्रोस नेशनल इनकम की जनरली बात की जाती है कि ये एक कंट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनकम का एक फैक्टर बनकर निकलेगा। ग्रोस नेशनल इनकम है, ग्रोस नेशनल इनकम वही सेम थिंग, आप इसमें से भी अगर डेप्रिसिएशन अगर लेस करते हैं, इसमें से भी आपका जो घाटा है उसको अगर आप हटाते हैं तो आपके पास नेट नेशनल इनकम बन जाता है। और इसी के आधार पर हम एक इंडेक्स की यहां पर बात करते हैं जो कि होता है जीवीए, ठीक है। इसी से एक इंडेक्स बनता है, इसी से एक फैक्टर बनता है जीवीए, जीवीए दैट इज ग्रोस वैल्यू एडिशन, ग्रोस वैल्यू एडिशन। अब देखो हमने यहां पर क्या किया, कौन सी वैल्यू को ऐड किया हुआ है, जो ग्रोस वैल्यू है सारी
उन सारी ग्रोस वैल्यूज को हमने यहां पर ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये ग्रोस वैल्यू एडिशन का एक फैक्टर बन जाता है। एनएफआई दिखने में नेट फैक्टर नेट लिखा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा कहां से आया हमारे पास में, फॉरेन से। जो भी इनकम हमारे पास में आई है उसको हमने ऐड कर दिया इनके साथ में, तो ये ग्रोस वैल्यू एडिशन। तो ग्रोस वैल्यू एडिशन आपका इनकम मेथड बनेगा कि इनकम के फैक्टर्स जो आपको इनकम मिल सकती है रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में, इस फॉर्म में हम इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है? वो क्वेश्चन ऐसा कुछ हो सकता है कि यदि मान लीजिए कोई अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति, हो सकता है कोई डॉक्टर हो सकता है कोई लॉयर हो, ठीक है, ये अल्टीमेटली सेल्फ एम्प्लॉयड माने जा सकते हैं। ठीक, अब ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी की या व्यक्ति की इनकम को मैं क्या कहूं? सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम को मैं क्या कहूंगा? क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम में मेरे पास में प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यदि मान लीजिए अगर सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी ने, डॉक्टर ने कहीं पर किसी जगह कोई क्लिनिक ओपन किया है, अपनी जमीन पर अगर उसने क्लिनिक ओपन किया है, तो उसे इनकम के रूप में इसमें रेंट कहां मिलेगा? अगर मैं अपनी ही जमीन पर अगर किसी प्रकार से कोई बिजनेस शुरू करता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कोई प्रोग्राम शुरू करता हूं, तो मुझे वहां पर रेंट नहीं मिल सकता। दूसरी चीज, लेबर, उस पर्टिकुलर बिजनेस में या उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर एज अ लेबर भी मुझे ही काम करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर वुड बी द लेबर। ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर जो है वो किसी और दूसरे डॉक्टर को हायर करे और कहे कि नहीं यार मैंने क्लिनिक ओपन किया है और तुम मेरी तरफ से यहाँ पे इस क्लिनिक को संभालने का काम आप करेंगे, मैं एज अ डॉक्टर मैं तो सिर्फ यहाँ पर ठीक है मैंने क्लिनिक ओपन कर दिया। ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि अल्टीमेटली लेबरिंग किसको करनी पड़ेगी? अगर इनकम जनरेट करनी है तो उस लेबर को उस व्यक्ति को खुद को करनी पड़ेगी, यानी कि वेजेस भी उसको खुद को आ रहे हैं, कैपिटल यानी कि जो फंड्स लगे हैं, जो पैसा उस बिजनेस को शुरू करने में लगा है, वो भी उसी व्यक्ति का लगा है, और उसके लिए पूरी बिजनेस पार्टनरशिप भी उसी एक व्यक्ति की आती है। यानी कि तीनों चारों चीजें एक साथ क्या हो जाती हैं, यहाँ पे मिक्स हो गई। अब जब ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब मिक्स हो जाएंगे, तो फिर ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है, ये कौन सी इनकम मानी जाती है? इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स की या नेशनल इनकम की भाषा में मिक्स्ड इनकम। वी कॉल इट अ मिक्स्ड इनकम। ये हमारी मिक्स्ड इनकम होती है, मिश्रित आय हम इसको कहते हैं, ठीक है। दैट इज द मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कंसेप्ट होता है, इतना सा ध्यान रखना, इसको हम मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। तीसरा जो मेथड है हमारे पास में, उसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कम ही बात होती है एक्सपेंडिचर मेथड पर। एक्सपेंडिचर मेथड एज इट्स नेम सजेस्टेड, नेम सेज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया द थिंग, द मनी दैट अ पर्सन इज एक्सपेंडिंग, इन्वेस्टिंग ऑन सर्विसेज, दैट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो यहां पर क्या बोला जाता है कि नेशनल इनकम कहां से जनरेट होगी आपकी? जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी कंजम्पशंस हैं, ठीक है, इन सबको मिला दिया जाए तो इनसे हमारी एक टोटल जीडीपी बन सकती है, ठीक। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। मैं यहां पर किसकी बात करूंगा? फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। किसी भी सर्विस में, किसी भी बिजनेस में आपका फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर देखा जाता है कि कितना खर्चा यहां पर किया जा रहा है, और जितना खर्चा किया जा रहा है उसके हिसाब से हम इनकम किस लेवल पे जनरेट कर रहे हैं, ठीक। तो दैट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर मेथड। अब फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर में टोटल कंजम्पशन आ गया, कितना आपका कंजम्पशन हुआ, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों मिल जाएगा, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहां पर मिल जाएंगे। तो ये हमारी टोटल जीडीपी को बना सकते हैं क्या? जैसे सपोज करिए मैं जीडीपी की एक दूसरी परिभाषा बताता हूं। जीडीपी इज द टोटल सम ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है
उन दोनों को ऐड कर दिया जाए, चाहे वो प्राइवेट कंजम्पशन हो चाहे वो पब्लिक कंजम्पशन हो, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो भी आपकी जीडीपी बन जाएगी। क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने बनाए हैं उनको कहीं ना कहीं या तो कोई प्राइवेट कंज्यूम करेगा या पब्लिक लेवल पे वो कंजम्पशन होगा, बट कंजम्पशन जरूर होगा। तो जितने कंजम्पशन हुए हैं, जितने प्रोडक्ट हमने बनाए हैं उसी का कंजम्पशन हुआ है, यानी कि टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन। तो वो टोटल प्रोडक्शन हमारा किस में चला जाएगा, इस जीडीपी में चला जाएगा। तो ये फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर, आप किसी का खर्चा बढ़ा दीजिए, आप किसी का एक जनरल लेवल पे अगर आपने किसी का खर्चा बढ़ा दिया तो किसी कंट्री की या किसी व्यक्ति की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप एक्सपेंसेस अगर किसी दूसरे के ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, जैसे सपोज करिए अगर हम बात करें, जैसे इफ यू टॉक अबाउट चाइना, तो देयर इज अ प्रोडक्ट वी कैन से we can take a product refrigerator. Let's take refrigerator. So what does a refrigerator do? Basically it uses to cool down the things, to freeze the things. इनके लिए हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं। अब ये अगर ये जो काम है मेरा, ये पुराने जमाने में हो सकता है मटकों में भी लोगों का हो रहा हो, लेकिन यहां पर किया क्या गया, वो फ्रीजिंग ऑफ थिंग्स को लेकर एक मार्केट में प्रोडक्ट उतारा गया और उस प्रोडक्ट ने सामने मार्केट में आकर लोगों के लिए अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। यानी कि आपने उस प्रोडक्ट को परचेस किया और वो इनकम आपने किसको दी, चाइना को दी। तो चाइना की इनकम का जो लेवल था वो ऑटोमेटिकली क्या होता गया, बढ़ता गया। अब इसको बनाने के लिए भी चाइना ने कुछ खर्चा किया होगा, तो चाइना ने जितना खर्चा किया और उससे जितनी इनकम की, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ गया तो वो हमें एज अ इनकम मिल जाता है। एक फॉर्मूला भी हमने देखा था इससे रिलेटेड, दैट फॉर्मूला वाज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या चीज होती है, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, हमने पहले भी बात की थी इसकी, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट, कि आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज करिए हमने एक्सपोर्ट किया 10, शो कर देते इसको, और इंपोर्ट किया हमने 50। ठीक है, हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया 100 और परचेस किया 50, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 50। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस वैल्यू है, यानी प्लस वैल्यू तो मेरी इनकम मुझे मिल गई। ठीक है, ये प्लस वैल्यू मिल गई, मुझे इनकम मिल गई। लेकिन अगर मान लीजिए अगर उल्टा हो जाए, यहां पर एक्सपोर्ट आपका है 50 और इंपोर्ट आपका है 100, तो आपके पास इस केस में कितना मिलेगा, -50। अब जो इनकम, यहां तो हमारे पास में +50 मिला था, नीचे हमें यहां पर -50 इनकम के फॉर्म में मिला। -50 मिला, दैट मींस कि मेरा इंपोर्ट ज्यादा बता रहा है, इंपोर्ट ज्यादा है, मैं ज्यादा खर्चा कर रहा हूं और एक तरीके से एक्सपोर्ट कम कर रहा हूं, तो वो मेरा लॉस यहां पर शो हो जाएगा। तो एवरी कंट्री वांट्स कि उनका नेट एक्सपोर्ट जो है ये हमेशा पॉजिटिव बना रहे। एवरी कंट्री वांट्स दैट। ठीक है, कि हमारा जो पर्टिकुलरली नेट एक्सपोर्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। जितना ज्यादा वो पॉजिटिव आएगा उतना एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। तो दीज आर द 3 बेसिक मेथड्स फॉर नेशनल इनकम, कि किन किन तरीके से हम नेशनल इनकम को बनाते हैं। अब ये जो मेथड्स हैं, ये जिन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, तो उन पर्टिकुलर सेक्टर्स, हम जीडीपी के जब सेक्टर्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास में 3 सेक्टर्स इन जनरल केस में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, देन मैन्युफैक्चरिंग, या इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं, और तीसरा हमारा बनता है दैट इज ऑफ सर्विस। ठीक है, 3 हमारे पास में सेक्टर्स होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी, और सर्विस सेक्टर होता है हमारा टर्शरी सेक्टर। ठीक है, अब इनमें से जब कभी भी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात आती है, तो विच सेक्टर इज द मोस्ट सुटेबल सेक्टर which has the highest contribution in the GDP of a country,
तो वहां हमेशा हम किसकी बात करते हैं, सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन, अगर जैसे इन जनरल अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो 53% प्लस जो हमारे इंडिया में डेवलपमेंट में, जीडीपी डेवलपमेंट में जिस सेक्टर का रोल माना जाता है दैट इज सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर चलते हैं। हम कह देते हैं यहां पर कि जो 33% हमारा सेक्टर जो कि योगदान माना जाता है जीडीपी के अंदर, दैट इज ऑफ 33% किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, ठीक। और इसके बाद जो बचा हुआ हमारे पास दैट इज ऑफ 14% अराउंड। तो 14% जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर फील्ड का माना जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड वैसे अगर लेबर के पर्पज से देखा जाए, नंबर ऑफ जो पर्संस एसोसिएटेड विद द वी कैन से कि इसके साथ में एसोसिएशन, एग्रीकल्चर के साथ में एसोसिएशन है, तो दैट इज हम जनरली देखते हैं 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। बट यहां हम क्या कह रहे हैं कि जो सर्विस सेक्टर होता है इसमें नंबर ऑफ एसोसिएशन यानी कि लोगों की जो संख्या होती है वो तो थोड़ी सी कम होती है, बट जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा माना जाता है। इसलिए सर्विस सेक्टर को जनरली दो पार्ट में भी हम डिवाइड करके रखते हैं, पब्लिक सर्विस सेक्टर और एक होता है हमारा प्राइवेट सर्विस सेक्टर। पब्लिक सर्विस सेक्टर और प्राइवेट सर्विस सेक्टर, इन दोनों सर्विस सेक्टर्स में से मेजरली जिसका रोल सबसे ज्यादा माना जाता है, दोनों के अंदर से भी अगर देखें तो वो प्राइवेट सर्विस सेक्टर का ज्यादा रोल माना जाता है। कि प्राइवेट सर्विस सेक्टर अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा वाइडन अप हो तो ऑटोमेटिकली वो आपकी कंट्री की जीडीपी को क्या करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, ठीक है। पब्लिक सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है बट कंपेरेटिवली टू प्राइवेट सर्विस सेक्टर कम माना जाता है। कई बार हम देखते हैं, कई बार हमारे देखने में आता है कि हम अभी वर्तमान में भी अगर इंडिया में बात करें तो वी आर वर्किंग ऑन द पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों एजेंसीज, दोनों इंस्टीट्यूशन साथ मिलकर अगर किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं तो दैट इज बेसिकली द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो उसी तरीके का कंसेप्ट हमारा ये बनता है, उसी तरीके की चीज हमारी ये बनती है। तो यहां पे क्या है, पीपीपी मॉडल पर इंडिया ने काम, मतलब अल्टीमेटली जितने भी देश है मेजरली वो सब पीपीपी मॉडल पर ही अपना काम करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसके बारे में कि किस तरीके के सेक्टर्स होते हैं और कैसे इनका टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन बनता है। तो वो जीडीपी कंट्रीब्यूशन लगभग कुछ इस तरीके से बनेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिले, हो सकता है 53 का 55 हो जाएगा, ये हो सकता है 33 से 32 ही रह जाए, वो हो सकता है 14 से 16 हो जाए, जो भी एक्सवाइजेड डिफरेंसेस आते रहेंगे, बट यही होगा कि सबसे ज्यादा जो मिलेगा हमें वो रोल मिलेगा सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। यहां तक ही हमारी बात। इसके बाद जनरली अगर हम देखें तो एक और टर्म हमारे पास में निकल कर आता है दैट इज पीसीआई। पीसीआई, पीसीआई का मतलब हम कहते हैं यहां पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, इस पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब एनुअली एक व्यक्ति देश में जितने भी टोटल पॉपुलेशन हमारी उसमें अगर हम बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, तो एक व्यक्ति एनुअली कितना अर्न कर रहा है, कितनी इनकम उस व्यक्ति की आ रही है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को, उस सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया, पर कैपिटा इनकम। यानी कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू लाइक टोटल इनकम। कौन सी इनकम, नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम। इसको ऐसे ही समझिएगा, ये हमारा टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नेशनल पॉपुलेशन। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नेशनल पॉपुलेशन। इन दोनों का आप अगर जो भी डिफरेंसेस है वो निकाल लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। कि कितनी हमारी टोटल इनकम है उसमें जनसंख्या का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो वो हमारे पास में पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आ जाएगी। अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में अभी बात करें तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज अराउंड
1.72 लाख रुपीज पर पर्सन पर एनम। ठीक है, पर पर्सन पर एनम, दिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया राइट नाउ। 1.72 लाख रुपीज या 75 लाख रुपीज के आसपास, 1.25 लाख रुपए पर पर्सन पर एनम। हर व्यक्ति इंडिया में, भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति एक साल के 1.75 लाख रुपए अर्न कर रहा है, कमा रहा है, ऐसा एक एवरेज रिस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं। ठीक है, उसको टोटल, क्योंकि हमने टोटल यहां पर डिवाइड किया, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नेशनल पॉपुलेशन। अब उसमें गरीब है अमीर है, हम ये चीज नहीं देख रहे हैं। अगर किसी अमीर व्यक्ति ने अगर 100 रुपए अर्न किए हैं और किसी गरीब व्यक्ति ने अगर 10 रुपए अर्न किए हैं, 20 रुपए अर्न किए हैं, तो उनकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 120 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज इनकम आपके पास में कितनी आ गई? 60। तो अब ये 60 में हम ये नहीं कह सकते कि ये 60 किसने कमाया, अमीर आदमी ने कमाया या गरीब आदमी ने कमाया, वो दिख रहा है वैसे ही सामने, बट स्टिल होगा क्या कि वो एवरेज इनकम, जब पर कैपिटा आप निकालेंगे तो हमेशा आप एवरेज की बात करेंगे यहाँ पे। तो एवरेज जो लगभग हमारा आता है दैट इज 1.72 लाख रुपीस पर पर्सन पर एनम। इस पर कैपिटा इनकम को या नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम की सबसे पहले जो एक तरीके से बात इंडिया में हुई थी पीसीआई को लेकर, वो हुई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। दादा भाई नेहरू जी 1867-68 फाइनेंशियल ईयर में जब इंडिया में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हुआ, दादा भाई नेहरू जी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा पहले भी। दादा भाई नेहरू जी को जनरली द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि फर्स्ट इंडियन एमपी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। सांसद थे दादा भाई नेहरू जी, कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। तो उन्होंने नेशनल इनकम के कुछ डेटास रिवील किए थे, इकोनॉमिस्ट भी थे, इन्होंने नेशनल इनकम के इंडिया में कुछ डेटास रिवील किए थे। उस समय दादा भाई नेहरू जी ने जो नेशनल इनकम का, पर कैपिटा इनकम का डेटा बताया था, वो बताया था 20 रुपीज पर पर्सन पर एनम, 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। ये एक इनकम का रोल आया था 1867-68 के अंदर इंडिया में, 20 रुपए पर पर्सन पर एनम। और 20 रुपए से आज हम बात कर रहे हैं 1.72 लाख रुपए की, यानी कि लगभग 1.25 लाख रुपए हो चुका है। एक जमाने में 20 रुपए पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ये आय हुआ करती थी भारत में। अब देखो, लेकिन यहां पर इसको लेकर कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज, कुछ मिसकंसेप्शंस निकल कर आते हैं सामने कि क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड नहीं था, एक साइंटिफिक मेथड नहीं था, एक सर्वे मेथड था। सर्वे के आधार पर ये नंबर्स निकल कर आए थे, एक साइंटिफिक मेथड को यहां पर यूज नहीं किया गया था। इसलिए इस कंसेप्ट को सिर्फ माना जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा किसी जमाने में, बट इनको ऐसे हम बाद में ऐसा देखा नहीं गया है कि भाई ये इसी को मान के चले। हम जो आज की तारीख में मानते हैं वो साइंटिफिक मेथड को देखते हैं, और वो पर कैपिटा इनकम हमारी साइंटिफिक मेथड से कुछ इस तरीके से निकल कर आती है। अब ये जो पूरी हमारी पर कैपिटा इनकम है, या ये जो कंप्लीट नेशनल इनकम है, इस सब का कैलकुलेशन करने का काम जो पर्टिकुलरली हम अगर देखकर चले किस डिपार्टमेंट का होगा, तो वो जो डिपार्टमेंट इंडिया में काम करता है, जो इनका कैलकुलेशन करेगा, दैट डिपार्टमेंट इज बेसिकली नोन एज सीएसओ। ठीक है, एक डिपार्टमेंट जिसका नाम सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब इसमें एक बात समझिएगा, एक और ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, एनएसएसओ। एनएसएसओ का मतलब हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सरकार ने 2019 में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके एक कॉमन एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है एनएसओ। एनएसओ का मतलब हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन।
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जो वर्तमान में है 2019 के बाद से, वो क्या है, हमारे पास एनएसओ है जो अभी प्रेजेंट में काम करता है, ठीक है। और यही नेशनल इनकम का कैलकुलेशन भी करेगा, यानी कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है इंडिया में, दैट इज एनएसओ। चाहे नेशनल इनकम की बात हो, चाहे पॉवर्टी की बात हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके का सर्वे नंबर प्रेजेंट करना हो, तो अल्टीमेटली जिस डिपार्टमेंट का नाम आता है उस डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा एनएसओ, ठीक, ध्यान रखना, फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, ठीक, ये फाइनल रिपोर्ट बनाता है। ये फाइनल रिपोर्ट आगे एक मंत्रालय के पास जाती है, जिस मंत्रालय का, जिस मिनिस्ट्री का नाम है एमओएसपीआई, ठीक है। एमओएसपीआई ये एक मिनिस्ट्री का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम implementation, Ministry of Statistics and Program Implementation, this is the name of the particular ministry, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक। तो ये टोटल फाइनल रिपोर्ट हमारी मंत्रालय काम करेगा इसके ऊपर। दैट्स इट, ये छोटी छोटी चीजें, इन्हीं को हमें ध्यान रखना है। ये हमारा नेशनल इनकम की कैसे बना, क्या हुआ, कौन कौन सा मेथड्स हैं इसमें, और कौन सा डिपार्टमेंट इसको देखेगा। आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे, दैट वुड बी बेसिकली इन्फ्लेशन को हम शुरू कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। थैंक यू सो मच।